जब भी हम लोग मैरिज करते हैं या किसी के साथ गठबंधन में बनते हैं तो 8वां घर आपका साथ के साथ ही एक्टिवेट होता है। कुंडलिनी को 8th हाउस से कैसे देख सकते हैं? रीढ़ की हड्डी में जो सबसे लास्ट जो हमारी टेल बोन होती है वो टेल बोन 8th हाउस से देखी जाती है। कुंडलिनी जागरण के लिए भी हमें वो टेल बोन के नीचे का जो हिस्सा होता है हमारे। कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो 8वें भाव में बुरे माने जाते हैं? वैसे तो देखा जाए तो ज्योतिष में कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो 8वें घर में अच्छा माना जाता है, बट पराशरी ज्योतिष एक मौका जरूर देती है कि अगर कोई प्लैनेट, मान लीजिए कि जब 8th हाउस में बुध होता है, ऐसे लोग जब यदा कदा गारंटर बनना शुरू करते हैं दूसरों के, फंस जाएंगे ये लोग। वो बंदा निकल जाएगा इनका फायदा उठा के और ये फंस जाएगा। सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर संन्यास। जब शनि यहाँ आते हैं तो आपको संन्यास की तरफ बहुत। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मैम। एंड जब भी आपसे मिलते हैं नई नई चीज़ें जानने की एक अलग एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो आज हम जानेंगे 8th हाउस की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है एस्ट्रोलॉजी में। 8th हाउस हमारी लाइफ में या हमारी कुंडली में इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, क्या दिखाता है 8th भाव? पहले तो नमस्कार हमारे सारी ऑडियंस को। दूसरी चीज़ कि आपने जो ये आज सब्जेक्ट ले लिया है 8th हाउस का, इसको हम बोलते हैं रंध्र भाव। ये क्या होता है? रंध्र भाव यानी कि जिस भाव में कुछ दिखाई ना दे, अच्छा। खाली भाव। दूसरा, इसको शमशान का भाव भी कहा जाता है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आज काफ़ी समय से मैं 8th हाउस पे बात करना चाह रही थी, और 8th हाउस जो है वो हमारे के साथ जो है वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं कई बार सरप्राइज होती हूँ ज्योति कि जब मैं किसी चीज़ पे, हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वो हमारे इन फ्रंट आके कैसे काम करती है। तो जैसे मैं आज रास्ते से आ रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि रास्ते में आ रही थी, तो मेरे जो कार के आगे आगे जो है वो बॉडी जो है वो लेकर जा रहे थे शमशान घाट जी। तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि आज मैंने 8th हाउस की बात करनी है, और 8th हाउस की इंडिकेशन मुझे सड़क पे ही दिखाई दे दी। आप जब भी 8th हाउस की बात करोगे तो आपको कोई एक नई चीज़ ज़रूर दिखाई देगी। नई चीज़ यानी कि पुरानी चीज़ ख़त्म होते हुए दिखाई देगी। अच्छा। पुरानी चीज़ ख़त्म होती हुई दिखाई देगी और नई चीज़ जो है वो आपको लगेगा अब इसके बाद ये चीज़ एंड हो गई, वहाँ पे आपको एंड दिखेगा। ये 8th हाउस है। सिर्फ 8th हाउस एंड नहीं है, सिर्फ शमशान नहीं है, सिर्फ हमारा ससुराल नहीं है। ये हमारी कुंडली का वो भाव है जिससे पार पाके आप अपनी ज़िंदगी का हर एरिया अचीव कर सकते हो। ओके। जब तक आप 8th हाउस को पार नहीं कर लेते हो, ये वो अग्नि है जो कि हम लोग कहते हैं कि मंगल जो है वो पहली राशि का भी लॉर्ड है और आपकी 8वीं राशि का भी लॉर्ड है। जी। तो अग्नि पहले भाव में भी है, अग्नि 8वें घर में भी है। अग्नि जो पहले भाव की है वो आपको जन्म देती है, वो आपको खाना खिलाने में हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। लेकिन ये 8वें भाव की अग्नि आपके शरीर को जलाती है, आपको एक नया जीवन देती है। पुराने शरीर को जला के आपकी आत्मा को कहीं और नए जीवन में ट्रांसफ़र करती है। तो आप समझ सकते हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है, और जब भी आप इसकी बात करोगे तो आपको एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील होगी अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे। बिल्कुल सही। तो मैम 8वां भाव, अभी आपने कहा कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, सेपरेशन को भी दिखाता है, हमारी लाइफ के को भी दिखाता है, एंड पर्टिकुलरली ससुराल को भी दिखाता है। तो कहते हैं 7वां घर हमारा पार्टनर का होता है, और 8वें घर में ऐसा क्या वो इन्फ्यूजन हो जाता है, क्या लेके आता है वो अपने 8वें घर में? तो क्या मैरिड लाइफ को भी हमारा जो 8वां भाव है या 8वां घर है वो इन्फ्लुएंस करता है? जब भी हम लोग मैरिज करते हैं या किसी के साथ गठबंधन में बनते हैं, या वैसे भी मेंटली तौर पर आप किसी को अपना पार्टनर चूज कर लेते हो, तो 8वां घर आपका साथ के साथ ही एक्टिवेट होता है। ओके। 8वां घर अपनी एक्टिविटी तब तक नहीं करेगा जब तक आप अपने जीवन में एक पार्टनर नहीं लाते। वो पार्टनर आपके जीवन में 10 दिन के लिए आए या 10 साल के लिए आए या 100 साल के लिए आए, आपका 8वां घर उसी दिन से आपको फल देना शुरू करेगा। ओके। हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी इंसान के जीवन में मैरिड लाइफ की दिक्कतें जब शुरू होती हैं तो वो शुरू होती हैं 6ठे घर से।
ठीक है। 7वें घर जो है उसको संभालता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन 8वां घर जो है वो हमारे, जब हमारा जो कपल होता है कोई भी, तो उसकी ज़िंदगी में इंटीमेसी को, बहुत सारी चीज़ों को ये दिखाता है। जब दो ऑपोजिट लोग होते हैं उनमें जब कोई भी रिलेशन बनता है वो 8वें घर की वजह से ही बनता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स है तो कपल में ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो एक दूसरे को फिजिकली अट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो एक दूसरे को जो है उस लेवल तक जिसको हम कहेंगे सपोर्ट नहीं कर पाते। तो मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए 8वां घर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीज़न ये भी है कि 8वां घर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की फैमिली है आपके लिए। अच्छा। जब आप देखोगे कि 8वें घर के जो भी प्लैनेट्स होते हैं, अगर वहाँ नीच के प्लैनेट है, वहाँ पे शत्रु प्लैनेट की राशियों में प्लैनेट बैठे हुए हैं, आपके जीवन में उसी रिलेशन से जुड़े हुए ससुराल में लोग तंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि पाइसिस का बुध बैठा है, तो कोई ना कोई छोटा सिबलिंग आपके स्पाउस का आपकी प्रॉब्लम्स की वजह बनेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम तब आएगी जब प्लैनेट खराब है, हमेशा नहीं आएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों के ससुराल बहुत अच्छे होते हैं, जो उनके अपनी फैमिली से ज़्यादा उनको जो है वो एडमायर करते हैं, मानते हैं, है ना। तो 8वां घर अगर अच्छा है तो आप ये समझ लीजिए कि एक मेल फीमेल की ज़िंदगी को सफल कर देगा, और अगर ये ख़राब है तो आप सारी ज़िंदगी जो शादी की है, जो रिलेशन बनाया, उसमें रोते रह जाएंगे। ओके, तो मैम 8वें घर का एक एट्रीब्यूट तो ले लिया, लेकिन 9वें घर हमारा भाग्य का घर होता है, तो क्या ये 9वें घर को भी इन्फ्लुएंस करता है? 8वां घर हर भाव को इन्फ्लुएंस करता है। वैसे तो 8वां घर क्या, हर भाव जो है वो दूसरे भाव को किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर करता है, मैं ये कहूँगी। लेकिन 8th हाउस क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज कि अगर आप ध्यान से कभी देखो तो 8th हाउस जो है वो 9th हाउस से 12th पड़ता है। तो 9th हाउस को क्या बोलते हैं हम? पिता और भाग्य। ये दोनों चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं। पहले क्या मिलता है? पिता। पिता से ही आपका भाग्य उदय शुरू होना जी। अगर किसी की लाइफ में पिता बहुत अच्छे हैं, रिप्यूटेड है, सब वेल जो सेटल है, तो एक बच्चे की लाइफ नेचुरल है, इजी स्टार्ट होगी। वो अलग चीज़ है कि उसके अपने भाग्य में क्या चीज़ें लिखी हैं और वो क्या संचित कर्म जो है वो लेकर आया, तो उसके अकॉर्डिंग वो पिता से भी क्या ले पाएगा। लेकिन सीधा सीधा अगर बात करें तो अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड ही 8th में बैठ जाए तो ऐसे इंसान का भाग्य ही दुर्भाग्य में बदलने के चांसेस होते हैं। अच्छा। लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि ज्योतिष हमें यही एक अच्छा रास्ता दिखाता है कि अगर किसी भी भाव का, जैसे कि 9th का भी अगर प्लैनेट 8th में बैठ गया अपने से 12th में, यानी पिता ही जो है वो आपके दुर्भाग्य का कारण ना बन जाए, आपकी हायर नॉलेज ही कहीं आपके दुर्भाग्य का कारण ना बन जाए, ये ऐसा कहेंगे लोग। लेकिन मैं कहूँगी कि आपको ये अगर सिम्टम मिलते हैं तो वो ये दर्शाता है कि आपको जो आपने पढ़ा है, जो आपको बाय बर्थ आपके एंसेस्टर से मिला है, जो भी चीज़ें आपको भाग्य से मिली हैं, वो छोड़कर आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ों के अलावा किसी और ही चीज़ में जाना पड़ेगा। आपको एक नया जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी सेल्फ मेड पर। आपके लिए वो प्लैनेट ख़त्म हो जाते हैं जब भी कोई प्लैनेट 8th हाउस में आता है, वो की स्टेज पर होते हैं, और वो प्लैनेट जो है वो आपको किसी भी तरीके से मदद तब करेंगे जब आप कहीं ना कहीं उसमें कुछ नया करेंगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के फादर जो है छोटी उम्र में कहीं चले गए, या किसी भी बाय डिफ़ॉल्ट किसी या कुछ भी फादर की जो हिस्सा है वो ख़त्म हो गया बच्चे की लाइफ में। यही वो एरिया है कि जब 9th का लॉर्ड आपके 8th में जाकर बैठ जाए तो पिता दूर हो जाते हैं, पिता का सुख नहीं मिल पाता आपको अपनी ज़िंदगी में। तो आप खुद ही जो है एक तरह से जब जीवन में एक कहते हैं ना कि सेल्फ मेड इंसान जो है वो बनते हो, सेल्फ मेड आप अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो बहुत छोटी उम्र से ले आते हो। तो मैम जैसे आप कह रहे थे कि 8वां भाव हर एक भाव को इन्फ्लुएंस करता है, तो हमने 7 और 9 के बारे में तो जान लिया जी। लेकिन हम 12 भाव के बाकी भावों में भी जानेंगे। बिल्कुल। अगर आप 8वें भाव की बात कर रहे हैं तो 8वें से जो नेक्स्ट हाउस जो होता है वो आपका 9वां घर होता है। मैं पूरा साइकिल समझा देती हूँ ताकि लोगों को रिलेशन समझ आ जाए। ठीक है। जैसे 8वें से जो नेक्स्ट हाउस जो होता है वो 9वां घर होता है, वो होता है आपके फादर का, यानी 8वां घर एंसेस्टर प्रॉपर्टी का है जी। आपको जो विल में मिलता है, जो आपको क्लेम्स मिलते हैं, जो आपको लॉटरीज सट्टे या फ्री की जो आपको ट्रेजर्स मिलते हैं, खजाने मिलते हैं, वो 8वां घर ही है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स। अनएक्सपेक्टेड गेन्स, तो वो यहाँ से मिलते हैं। उससे नेक्स्ट हाउस
यानी कि आपके ससुराल, 8th हाउस क्या हो गया, आपके ससुराल हो गया, उसकी वेल्थ को दिखाता है 9th हाउस। अच्छा। आपके ससुराल कितना वेल्दी होगा 9th हाउस बताएगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर 8th हाउस से 3rd में देखोगे तो वो 10th हाउस आता है। जब भी आपकी 8th और 10th की दशाएं चलती हैं तो आपके जीवन में जो है वो प्रोग्रेस बहुत स्पीड से हो सकती हैं, हर्डल्स के साथ होंगी, क्योंकि 8th हाउस जब भी किसी के साथ रिलेट करता है तो हर्डल्स के साथ करता है। इसीलिए सैटर्न जब 8th में बैठा होता है ढेर सारी हार्डवर्क करा के आपको सफलता देता है, पर देता ज़रूर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 8th हाउस जो ज्योतिष में है, जो लोग ऑकल्ट में हैं, उनके लिए 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें करियर बना पाएंगे नहीं, तो इससे आपको 10th देखना पड़ेगा, दैट इज़ 5th हाउस। 5th हाउस जो है वो दिखाएगा कि आपको इस करियर में जो ज्योतिष के करियर में, एस्ट्रोलॉजी के करियर में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 5वां घर किसका है, पूर्व पुण्य का है, एंसेस्टर का है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी अगर फैमिली में कहीं पे ये नॉलेज हुई तो आपके पास ट्रांसफ़र होगी, और अगर आप प्रारब्ध से अभी इस जन्म में प्रेजेंट से करोगे इसको क्रिएट तो आपको टाइम लगेगा। बहुत लोग बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाते हैं ज्योतिष में, उसकी वजह यही है कि 5वां घर उसको मदद कर रहा है, ठीक है। मतलब उसे अपने पूर्वजों से शिक्षा मिल रही है। यस, कोई ना कोई ऐसा डीएनए में, जीन्स में उसके अंदर है, कीड़ा है एस्ट्रोलॉजी का, तो वो जल्दी पकड़ लेगा उस चीज़ में, ठीक है। दूसरा चीज़ कि 8th हाउस से जो 11th पढ़ता है वो आपका 6th हाउस पढ़ता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है वो रोगी जब होते हैं, बहुत सारी बीमारियां जब गहरी हो जाती हैं, गहरी बीमारियां भी 8वें घर से देखते हैं हम, जिसमें सर्जरी हो गया या बहुत गंभीर बीमारियां जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारियां, वो हो गई। तो जब वो आप देखोगे उससे बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे, ये आपका 6ठा घर दिखाता है। तो आपकी जो भी बीमारी की जड़ है या उस बीमारी से जो आपको लाभ उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो 6ठा घर बताता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि इस 8th हाउस से आपका लगन जो है वो आपका पड़ता है 6ठा, यानी कि अगर आप देखेंगे कि ये भाव आपके लगन से 6-8 की पोजीशन पे है। ये भाव जब भी कोई प्लैनेट 6-8 की, जब भी कोई भाव 6-8 की पोजीशन पे होता है तो वहाँ पे आपको सारा कुछ जो है वो चेंज करना होता है। आप पुरानी पद्धति पे नहीं चलते हो, आप रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करते हो, आप चेंज करते हो अपनी लाइफ के रूल। इसीलिए 8th हाउस को आपके जीवन में जैसे कहा जाता है कि लगन का लॉर्ड 8th में बैठता तो क्या रोग पैदा करेगा, नहीं करेगा। वो आपको उस लेवल तक रोग नहीं देगा क्योंकि वो आपके लगन का लॉर्ड है। इस घर में प्लैनेट जो है वो की स्टेज तक होते हैं जैसे हम कहते हैं, लेकिन कोई भी इंसान जो है वो खुद को कभी नहीं मारता। खुद को वो तब मारेगा जब वो उसका लगन लॉर्ड बहुत अफ्लिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में जो छोटे मोटे रोग आते हैं, छोटे मोटे जो आपके हिडन ट्रेजर्स होते हैं, वो आपको इसी भाव से मिलते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो 8th हाउस की ये है कि यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो भी प्लैनेट है वो आपको उनका साथ कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। तो मैम हमने ये भी सुना है कि 8th हाउस हमारा कुंडलिनी जागृत करने का भी हाउस है, तो हम कुंडलिनी को 8th हाउस से कैसे देख सकते हैं? अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को देखेंगे जी। तो रीढ़ की हड्डी में जो सबसे लास्ट जो हमारी एक टेल बोन होती है उसको बोलते हैं टेल बोन, वो टेल बोन 8th हाउस से देखी जाती है। अच्छा। कुंडलिनी जागरण के लिए भी हमें वो टेल बोन के नीचे का जो हिस्सा होता है हमारे जेनाइटल पार्ट, और उसमें एक हिस्सा होता है, वहाँ से ये सारा चक्रास जो है वो शुरू होता है। जो भी लोग कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं वो तभी कर पाएंगे या ये भाव जो है वो उसी को करने देगा जिसके पूर्व से, जैसे मैंने बोला कि पूर्व के फल आपके पास होने चाहिए। ये भाव आपको एक ऐसा भ्रम दे देता है कि मेरे को कुंडलिनी जागरण हुआ, लेकिन ये वो विद्या है जो इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं लगती। ये वो प्रैक्टिस है जो आपको इस जीवन से ख़त्म करके मिलेगी। यानी जैसे मैंने आपको बोला कि इस भाव की चीज़ें आपकी एंड कराती हैं, सब कुछ ख़त्म कराती हैं। आप जब तक इस जीवन की सारी चीज़ों से बाहर नहीं आते, मोह माया जितने भी आपके षड रिपु हैं उन सब से बाहर नहीं आते, तब तक ये 8th हाउस आपको नहीं देगा। 8th हाउस बेसिकली वो है जो आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ से जो है वो आउट करा के एक नया ही इंसान बनाएगा। तभी ज्योतिष में हम जो देखते हैं वो अंधेरे में देखते हैं,
हम लोगों के सामने जब कोई चार्ट आता है, हमें नहीं पता वो इंसान पीछे से क्या करके आया है, हमें नहीं पता उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या काम करता है, एवरीथिंग हमारे लिए वो बिल्कुल एक नए बच्चे की तरह है कि उसका रंग कैसा है, वो कैसे चलेगा, वो कैसे बैठेगा, ये सारा एक कुंडली से पता चलता है। ठीक है, ऐसे ही 8th हाउस जो होता है वो आपके जीवन में कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे केतु जैसे प्लैनेट है, अगर यहाँ पे राहु जैसे प्लैनेट है, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको अध्यात्म की तरफ खींच ले, शनि जैसे प्लैनेट है, ये वो प्लैनेट जो आपको पेशेंस देते हैं, ये वो प्लैनेट है आपको एकदम से नहीं देंगे कुछ भी। सूर्य है वो आपको बहुत जल्दी हेल्प करेगा इस दुनिया की सारी चीज़ों से बाहर आने में, आपको अंधेरे से उजाले में लाने के। ठीक है, 8वां भाव दरअसल हमारे जीवन का वो एरिया है जिसमें कोई जाना नहीं चाहता। अगर आज भी आप देखें तो हमारे नियर्स डियर्स में कोई अगर डेथ हो जाती है तो हम लोग कितने परहेज करते हैं, बिल्कुल कितने परहेज करते हैं, वहाँ से आए हैं नहाइए, वहाँ से आए हैं ये करिए, अब इसके बाद ये करिए वो करिए, है ना, कितने तरह के हम वहम पालते हैं। लेकिन दरअसल अगर देखा जाए तो वो रियलिटी है हमारी ज़िंदगी में। एग्जैक्ट जब तक हम मरेंगे नहीं, जब तक हम इस दुनिया से जाएंगे नहीं, तो नया जीवन कैसे मिलेगा। बिल्कुल सही। तो इस भाव को हम बुरा तो नहीं कह सकते। तो कुंडलिनी जागरण भी सेम वैसा ही प्रोसीजर है कि आपके जीवन में ये जो एक नया अध्यात्म का रास्ता, रेकी हीलिंग, ऑकल्ट या कुंडलिनी, जो भी वो पराविद्याएं जो कि दिख नहीं रही, जो सिर्फ एक इमेजिनेशन से शुरू होंगी और आपको वो आउट ऑफ द बॉक्स एक अनदर दुनिया में लेकर जाएंगी। तो 8th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कुंडलिनी। जी, जैसे कहते हैं अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में आ रहे हैं अपनी, तो आपका 8th हाउस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल 100%। तो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा हाउस है, इसे हम बैड हाउस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि बाकी सब से ये छुड़वा के एक अलग रास्ता हमें दिखाता है, एक अलग दिशा दिखाता है, जीने की एक अलग राह बताता है। अलग नहीं, मैं कहूँगी कि आपको मोह से बाहर लाता है। अगर मैं सच में बोलूँ तो आपके जो जितने मोह है ना, उनका मोह भंग करने का काम ही यही करता है। इसीलिए लोग जब संन्यास में जाते हैं, इसलिए लोग जब अध्यात्म में जाते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? मोह भंग हुआ। जैसे मैं अभी सुन रही थी, प्रेमानंद जी के एक शिष्य हैं, ज़्यादातर उनके जो शिष्य हैं वो सारे बहुत एजुकेटेड बिजनेसमैन या अच्छी जॉब्स से आए हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका मोह भंग होता है ना, जब आपको रियलिटी दिखती है, जैसे कि भगवान गौतम को, जो गौतम बुद्ध को दिखी थी जी। कि अगर मरना ही है, सब कुछ कर करा के मरना ही है, एंड जो है वो सिर्फ मरना ही है, तो भाई फिर ये सब चीज़ों में पढ़ के क्या फ़ायदा। तो उन्होंने एक अलग अपनी अलाइनमेंट जो है वो क्रिएट की थी, है ना। तो वो आज हमारे बीच में एक भगवान की तरह हम उनको पूजते हैं। तो 8th हाउस से ही गो थ्रू होकर वो यहाँ पहुँचे हैं। ये आपको रियलिटी दिखाता है आपकी ज़िंदगी की, कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, ना कि उसके पीछे पूरी ज़िंदगी खराब करनी पड़ेगी। तो मैम कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो 8वें भाव में बुरे माने जाते हैं, और कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो 8वें भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं? वैसे तो देखा जाए तो ज्योतिष में कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो 8वें घर में अच्छा माना जाता है। अच्छा। बट पराशरी ज्योतिष एक मौका ज़रूर देती है कि अगर कोई प्लैनेट, मान लीजिए कि चंद्रमा उच्च का होता है टॉरस साइन में, और अगर आपका चंद्रमा उच्च का टॉरस साइन में है, आपकी मदर ज़रूर होगी। लेकिन यहीं पे अगर आपका स्कॉर्पियो का चंद्रमा है, शनि की राशियों का चंद्रमा है, तो हो सकता है कि मदर ना हो। ठीक है, या हो सकता है मदर का सुख ना मिले, ऐसा। तो सिर्फ हम 8वें घर में प्लैनेट को देखकर हम नेगेटिव नहीं कह सकते। लेकिन इतना मैंने ऑब्जर्व ज़रूर किया है चार्ट्स पे कि 8वें घर में जो प्लैनेट्स आते हैं उनका सुख आपकी ज़िंदगी में नहीं होता। अच्छा। तो उनका सुख कहीं ना कहीं आप लेने के लिए तरसते हो, लेकिन वो मिलता नहीं आपको। वही आपके मोह भंग का कारण बनते हैं, वही आपकी परेशानी का कारण बनते हैं, और एट द एंड आपको समझ आता है कि आई हैव टू लीव, मेरे को छोड़ना पड़ेगा ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नीच का चंद्रमा बैठा है, ठीक है, तो मदर इन लॉ से बहुत सारे इश्यूज होते हैं ऐसे लोगों को, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, कोई भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मंगल है, तो हम लोग BNN में मंगल को फीमेल्स के हस्बैंड के लिए जानते हैं। तो मंगल जब 8th में जाएगा तो ऐसी फीमेल्स को कहीं ना कहीं जो अपने हस्बैंड के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन फील करनी पड़ेगी, उसके जीवन में जो सारी चीज़ों से
छुटकारे का रास्ता इस मंगल की प्रॉब्लम्स के बाद मिलेगा। अच्छा। उसको एट द एंड समझ आएगा कि नहीं, यहाँ से कुछ नहीं मिलना, मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट आएगा वो आपको अलग ही तरह का एक चेंज ला के देगा। पहले वो पेन देगा, फिर आपको गेन देगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेन ही है। तो अगर हम यहाँ पे एक एक प्लैनेट की बात कर लेते हैं, चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ इतना अच्छा काम करता है थोड़ा सा कि आपकी ज़िंदगी में जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, वैसे तो अगर मैं कहूँ कि जितने भी इनहेरिटेंस, जितने भी ट्रेजर्स, जितने भी अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स होते हैं वो यहीं से होते हैं। तो आपका जो भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा है ना, वो आपको फिजिकली लेवल पे बेशक सुख ना दे, लेकिन आपके पास ना वो आपको फिजिकली नहीं देगा। यानी कि जैसे हस्बैंड है तो हो सकता है आपके पास ना रहते हो, है ना, मून है तो हो सकता है मदर ना हो पास में, लेकिन प्रॉपर्टीज होंगी, लैंड्स होंगे। अच्छा। तो एक जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो दे देते हैं ये प्लैनेट्स, वो आपको दे देंगे। इस भाव में अगर नहीं मिलेगा तो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी उस प्लैनेट की। जैसे मदर का नहीं मिलेगा मून से, फिर मार्स का हस्बैंड से, वीनस का आपको अपने रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म ही करने पड़ेंगे, और आपको या फिर वो दुनिया से छुपा के रखने पड़ेंगे। ये वो भाव है यहाँ पे ज्योति, हर चीज़ को आपको छुपा के रखना चाहिए। आपको यहाँ पे, आप भी जैसे मैरिड हो, हम लोगों ने देखा है अपनी लाइफ में कि जितनी भी लड़कियाँ या लड़के जो है, जब अपनी एक एक बात को मैरिड लाइफ की जब किसी को शेयर करने लगे, हस्बैंड वाइफ की बात को, है ना, शेयर करने लगे, तो मैरिड लाइफ क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाएगी। एग्जैक्टली। इसीलिए 8th हाउस को मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का जो एरिया है वो 7वां घर है। हस्बैंड वाइफ का जो एरिया सीक्रेटिव भाव है वो 8वां भाव है। आप इसकी बातें किसी से मत करिए। जब आप 7वें घर की बातें 8वें घर में यानी कि अपनी फैमिली में डिस्क्लोज करना शुरू करते हो तो आपकी मैरिड लाइफ खराब होनी ही है। ये एक सर्व सत्य है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ में अगर ये घर इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि जिसमें मैंने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ शादी बहुत अच्छा है, जोड़ा बहुत अच्छा है, गुण बहुत अच्छे मिले, सब कुछ ठीक, लेकिन 8वां घर डिस्टर्ब है। उस पर्सन को आदत है एक एक बात अपनी माँ से करने की, बहन से करने की, अपनी उस लेडी को आदत है एक एक चीज़ अपनी फैमिली तक पहुँचाने की, ये आज ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब ये 8वां घर करता है आपके ससुराल का कहता है कि वो चीज़ वहीं पे आपकी बाउंड होनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि कोई प्रॉब्लम है आपको रियल में तो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको एक्चुअल कोई प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स के साथ एवरीथिंग करिए, लेकिन हर चीज़ को आप मुद्दा बनाकर शेयर करेंगे तो मैरिड लाइफ नहीं चलेगी। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ कि जब हम 8वें घर में देखते हैं कि शुक्र का, जैसे मैंने बोला, रिलेशनशिप तो होंगे लेकिन फिजिकली नहीं होंगे। आपको अपने पार्टनर से शायद नहीं मिलेंगे, कहीं और से मिल जाएंगे, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खाली 8वें घर में वीनस या मार्स देखकर ये बात नहीं करनी चाहिए कि हाँ वे एक्स्ट्रा मैरिटल होंगे। तो यहाँ पे चीज़ें कौन सी हैं जो दिखती नहीं हैं, जो छुपा के रखी जाती हैं, सीक्रेट्स है ना, इसीलिए तो इसको सीक्रेटिव भाव कहते हैं। बिल्कुल। बुध है तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप ना किसी के गारंटर मत बनिए, किसी को अपनी जुबान मत दीजिए। ऐसे आपने सुना होगा ना कि ऐसे मत जुबान दे के बैठ जाइए वहाँ पे, हम बोलते हैं ना कई बार। तो ये जब 8th हाउस में बुध होता है, ऐसे लोग जब यदा कदा गारंटर बनना शुरू करते हैं दूसरों के कि चलो तुम्हारा मैं काम करा देता हूँ, चलो मैं साइन कर देता हूँ, चलो मेरा पेपर लगा देना, वहाँ पे फंस जाएंगे ये लोग। वो बंदा निकल जाएगा इनका फ़ायदा उठा के और ये फंस जाएगा। तो बुध क्या होते हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं। ये आपको अलाउड नहीं करता कि आपको सिग्नेटर अथॉरिटी नहीं है। आपका जो भी 8th हाउस में प्लैनेट है वो आपको अथॉरिटी नहीं देता कि आप उसका काम करें। आप उसका काम करेंगे तो सीक्रेटली करेंगे। जब आप फेमस हो जाएं या आप किसी चीज़ में आप सफल हो जाएं तो ऑटोमेटिकली वो आपको, आपका भाग्य उदय होगा, तब लोगों को पता चलेगा। नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर को हम 8th हाउस में कहते हैं कि ये एक आपका पितृदोष की तरह मैं इसको मानती हूँ कि 8th हाउस में जुपिटर है तो आप पास्ट में जो है ना वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ज्ञान को छुपा गए। तो इस जीवन में क्या होगा कि आपको ज्ञान देने की ज़रूरत है, आपको पहले ज्ञान लेना पड़ेगा। जब भी स्कॉर्पियो का जुपिटर हो तो इन लोगों को भर भर के पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर उसको देनी पड़ेगी। अच्छा। जो भी आप 8th हाउस में लेते हो वो आप देते कहाँ पे हो, दूसरे घर में, यानी कि 2nd हाउस में। वो वाणी का घर है, वो आपकी स्पीच का घर है, जो आपकी एक्सप्रेशन है।
आपके एक्सप्रेशन डिपेंड करते हैं आपके 8th हाउस पे, ठीक है। तो जुपिटर आपको कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते 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 एक दिन ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि यार मैंने तो सब कुछ फैमिली के लिए कर दिया, अपने लिए तो कुछ किया नहीं। देन वो ज्ञान की तरफ इंसान चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न कर्मास का प्लैनेट है, काल का प्लैनेट है। तो कहते हैं जब काल यहाँ बैठा हो तो फिर ऐसे लोगों की आसानी से नहीं होती, यानी बहुत लंबी उम्र होती। तो खुद समझ सकते हो आप। शनि यहाँ पे आपके कार्यों में बाधा एक ही शर्त पे डालते हैं, अगर आप कहीं पे भी गलत रास्ते पर जाते हो, अपने कर्मों को भी जो है अफ्लिक्ट करते हो, दूसरों को भी करते हो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपके कर्म जो है ना, उनसे आपको कुछ नहीं मिलना। बहुत साल 50-60 साल सेवा कर करके एंड में आपके हाथ में कुछ आएगा, जब आपके बच्चे जवान हो जाए तो शायद आपको कुछ मिले, वरना शनि आप 8th में लेकर बैठे हो तो ऑलरेडी ये घर जो है अंधेरे का है, ऊपर से शनि जैसा प्लैनेट भी अंधेरे का बैठता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, इन द डार्क। बट सैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर संन्यास। जब शनि यहाँ आते हैं तो आपको संन्यास की तरफ बहुत छोटी उम्र में ले जा सकते हैं। आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो, मुझे नहीं चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। राहु जब यहाँ पे आते हैं तो जैसे मैंने बोला कि राहु को हम अपने दाद के परिवार से गिनते हैं जी। तो जब भी 8th हाउस में वो आता है तो आपको अपने पितरों के लिए, स्पेशली पितरों के लिए, आपको अपने दादा परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें काम करना पड़ेगा। उनके ही अगर आप कामों को शुरू करते हो, मान लो कि आपके दादा इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आप भी इंडस्ट्रीज जो भी मशीनरी का काम करते हो, अगर वो करते थे तो आपने भी शुरू कर दिया, आपको सफलता नहीं मिलेगी यहाँ पे। अब वही काम आपके लिए जहर बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ आ गया, 8th हाउस में आ गया। तो काफ़ी समय उसमें जो है हील हुज्जत करने के बाद समझ में आएगा ये तो मेरे लिए है ही नहीं। 8th हाउस बेसिकली केतु के लिए अच्छा माना जाता है। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे किसी के लिए भाव अच्छा नहीं है, बिकॉज की ट्रांसफॉर्मेशन कोई करना नहीं चाहता, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, मोह से बाहर कोई आना नहीं चाहता। जब हम कहीं पे कुछ बाहर आना नहीं चाहते तो हमें दुख होता है, पीड़ा होती, हम बहुत रिजिड हो जाते हैं। तो हम जब रिजिड होते हैं तो हमें तकलीफ होती है ना। अब मान लो कि किसी के अगर यहाँ पे केतु बैठे हैं, अब वो इंसान बहुत छटपटाता है, बहुत मेडिटेशन करता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यू झेलता है, बहुत सारी जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी उसके साथ होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भगवान उनके साथ चलता है, केतु 8th में होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इनको चीज़ें ऐसे मिलती हैं जैसे कि इनके आगे बस तैयार पड़ी होती है, ऐसा होता है। अगर ये कहीं पे अच्छा हो, अच्छी राशि में हो, उच्च का हो जाए तो इनके ऊपर दैवीय कृपा हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि 8th हाउस जो है वो आपको कहता है कि आप इस चीज़ से मोह मत करिए। आप जब तक उस चीज़ से मोह करेंगे, आप वहाँ पे अपनी अटेंशन जो है उस चीज़ को ग्रैब करने में लगाए रखेंगे कि ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए, तब तक नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने छोड़ दिया कि नहीं चाहिए, उस दिन ही वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मैम कुंडली में 8th भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो बेसिकली हम जान सकते हैं कि हमारे 8th भाव से कि हमारी मृत्यु का कारण क्या होगा, कैसे होगी हमारी मृत्यु। वैसे तो देखो ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इस पे इतनी आसानी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की मृत्यु या किसी की जो लास्ट जर्नी है वो कैसे होगी, लेकिन उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो है हम 8th हाउस से देख सकते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, पराशरी ज्योतिष जो है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। Exactly. क्योंकि जो राशियों के भेद बताए गए हैं ना, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल के आती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रिडिक्शंस जो है वो पराशरी से नहीं कर सकते हम लोग, या प्रिडिक्शंस के लिए बहुत सारे थंब रूल लगाने पड़ते हैं। मैं कहूँगी कि बेशक थंब रूल लगाने पड़ते हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं हर चीज़ का जो असल में सिग्निफिकेंस है वो राशियाँ ही बताती हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 8th हाउस अगर डेथ हाउस है, ठीक है, इसको शमशान का घर कहते हैं। और यहाँ पे जो भाव है, एक ऐसा भाव है जहाँ पे जो भी राशि होगी वो डिसाइड करती है कि आपकी जो लास्ट जर्नी होगी वो कैसी हालात में होगी। अच्छा, जैसे कि राशियों की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1, 4, 7, 10 मूवेबल राशि, तो चलते फिरते कहीं पे मूवमेंट में ही डेथ होती है ऐसे लोगों की। ओके। 2, 5, 8 एंड 11 फिक्स,
कहीं पे बेड पे या फिर कहीं पे स्थिर कहीं पे आपकी जो है वो देखी जाती है। ऐसा रूल, ऐसा बुक्स में लिखा गया है, ठीक है। 3, 6, 9, 12 ये ड्यूल साइन है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं पे चलते चलते गिर गए, चलते चलते कुछ ऐसे हो गया। ये वो साइंस हैं जो आपको दोनों तरह की आशंका देते हैं। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे प्लैनेट। प्लैनेट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि आपकी असल में प्रॉब्लम्स या का कारण क्या बनेगा। जैसे यहाँ पे मार्स है तो जलना, सर्जरी, ठीक है, चोट, एक्सीडेंट या फिर कोई भी ऐसा रोग जो ब्लड से जुड़ा हो। चंद्रमा है तो कफ, कोल्ड, निमोनिया या फिर जितने भी पानी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो सब पानी में। कई बार चंद्रमा या नीच का होता है तो कई बार इंसान को पानी से बहुत खतरा होता है, ठीक है। तो बेसिकली 8वें घर में कोई भी प्लैनेट होगा तो वो आपके लिए खतरे की घंटी ही है। अच्छा। ठीक। बुध है तो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं, ज़ुबान की बीमारियां हो सकती हैं, या आपके जितनी भी आपका पूरा स्किन जो है वो उससे जुड़ी हुई बीमारियां आपको हो सकती हैं, जिसके थ्रू आपकी तक बात चली जाए। और भी प्लैनेट जब मल्टीपल जुड़ जाते हैं, हम तो सिंगल की बात कर रहे हैं, तो सिंगल एक बेसिक सी जानकारी देता है। बहुत सारी और चीज़ें भी देखनी होती है, जैसे कि इनके नक्षत्र कहाँ पे हैं, वो किस पदा में हैं, या फिर इनके साथ किस किस भाव के स्वामी जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे इसके बाद आप शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र आपके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उनमें आपके कहीं ना कहीं जितने भी आपके सिस्ट होती हैं, जितने भी आपकी जो रसोलियाँ टाइप या गांठें बनती हैं, शुक्र की वजह से बनती हैं। तो वो ये कहीं ना कहीं ऐसी कोई क्रिटिकल डिजीज़ बना देता है जिसमें कि गांठे टाइप, जैसे कि हम होते हैं ना सिस्ट टाइप को चीज़ें बन जानी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर तो जुपिटर की बात करेंगे तो जुपिटर ज़्यादातर आपके लिवर डिसऑर्डर देता है, ठीक है। जॉन्डिस हो जाना या फिर आपका लिवर फैटी हो जाना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। सूर्य हार्ट अटैक को दिखाता है, ठीक है, और आपके जो भी आपके लिवर या स्प्लीन या गॉल ब्लैडर इन सब चीज़ों को दिखाता है सीधा सीधा, राइट। चंद्रमा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हार्ट के साथ जोड़ा जाता है। तो सैटर्न यहाँ पे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जोड़ों की टूटने की वजह से या जोड़ों की कोई ना कोई बीमारी की वजह से, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कि वात रोग इतना बढ़ जाता है कि वो इंसान इतना स्टिफ हो जाता है कि बैठे 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 शरीर जो है वो जुड़ जाता है। और कहीं ना कहीं शनि, मैंने बोला कि आपको बहुत लंबी आयु देता है, तो ऐसे लोगों को बहुत बहुत देर तक अपना रोग जो है, जैसे पैरालिसिस हो गया या कोई लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारियां जो है वो शनि यहाँ पे दे देते हैं। Okay. राहु जैसे प्लैनेट जो होते हैं, केतु जैसे प्लैनेट जो होते हैं, ये आपको वो बीमारियां देते हैं जो भ्रम होता है, जैसे कि कीड़े मकोड़ों से काट लेना, है ना, या फोबिया देना किसी तरीके का, पेट में कीड़े बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। आपने देखा होगा कई बच्चों के पेट में बहुत कीड़े होते हैं, तो राहु केतु 8th में होगा तो ऐसा होता है, ठीक। फिर उसके बाद ये वो इन्फेक्शंस देता है आपके, जैसे कि HIV हो गया या बहुत सारे ऐसे प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई ऐसे इन्फेक्शंस देगा जो ठीक नहीं हो सकते। आपको अगर वो इन्फेक्शन हुआ तो बार बार होगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी रोग बार बार होता है तो हम क्या करते हैं ना, फिर परमानेंट हम परहेज ही कर लेते हैं उसका कि अब ये काम करना ही नहीं मेरे को। तो इसीलिए मैंने बोला वो चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से हम हर प्लैनेट को यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनकी चीज़ों से बच सकते हैं। यही हमारा ज्योतिष का पर्पज़ है कि आपको कोई भी भाव दे क्या रहा है, कौन सा भाव ले रहा है। हमने 8वें भाव की बात की ही इसीलिए है आज कि कहीं ना कहीं 8वें भाव से जो पीड़ा आती है वो आपको आपकी ज़िंदगी में सर से लेके पैर तक आपको बदल देती। बिल्कुल सही। तो मैम हम क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं जिनसे इनकी नेगेटिविटी, जो हमारे 8th हाउस में बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उनकी नेगेटिविटी को थोड़ा हम कम कर पाएँ? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो प्लैनेट होता है ना वो एक सोर्स होता है, प्रॉब्लम का सोर्स होता है, Exactly. ठीक है, सिर्फ सोर्स है। आपको वो सोर्स सिर्फ इतना बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी रूट कहाँ होती है, उसके नक्षत्राज में होती है। अच्छा। तो जैसे मंगल है तो मंगल अगर आर्द्रा नक्षत्र में है तो ऐसे लोगों को आर्द्रा नक्षत्र से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना पड़ेगा। अच्छा। मंगल का तो करना ही है, वो कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन जब वो आर्द्रा नक्षत्र की चीज़ों की डोनेशन शुरू करेंगे, आप उनके जानवरों की सेवा करना शुरू करोगे, आपकी हेल्थ में विद इन फ्यू डेज आपको इम्प्रूवमेंट आएगी। आपके जीवन का जो भी एरिया पेनफुल है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा,
ठीक है। आपको बेसिकली ध्यान ये देना है कि प्लैनेट की रेमेडीज तो आप महीने में एक बार भी कर लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो प्लैनेट वहाँ बैठा है और उसका नक्षत्र कौन सा है, तो नक्षत्र का प्लैनेट नहीं लेना है, खाली नक्षत्र को ही आपने कंसीडर करना है। उसके एलिमेंट को, उसके जानवर को, उसके पक्षी को, उसके सब तत्वों को आपने लेना है। उनकी डोनेशन कहीं ना कहीं करनी शुरू करनी है, उनकी सेवा करनी शुरू करनी है। तो आपकी हेल्थ और आपके रिलेशनशिप, आपके जीवन में जो भाग्य उदय में बाधा है वो डेफिनेटली दूर होगी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ज्योति बहुत सारे लोग जो है ये क्वेश्चन उठाएंगे कि मेरे 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है जी। तो कोई बात नहीं, 8th हाउस में प्लैनेट नहीं है, फिर भी 8वें भाव का कोई ना कोई उप नक्षत्र स्वामी जरूर होगा, उसको पकड़िए, उसके दान को करना शुरू करिए। ठीक है। या इस घर में जो राशि लॉर्ड है उसके आप नक्षत्र को पकड़ के उसकी रेमेडी कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। दूसरे तरह की रेमेडी हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे फायरी साइन है, 159 फायरी साइन है, तो आप उनकी चीज़ों को जलाइए थोड़ी थोड़ी मात्रा में, महीने में एक बार या उस दिन पे स्पेशली। आधा चम्मच बहुत होता है, आधे चम्मच से ज़्यादा नहीं। ठीक है। जस्ट उसकी एनर्जी को थोड़ा बर्न कर सकते हैं। या अगर वाटरी साइन है 4, 8, 12, तो आप उसकी चीज़ों को जल प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्लैनेट की चीज़ों को जल प्रवाहित करिए या फिर नक्षत्र की चीज़ों को जल प्रवाहित करिए, दोनों में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरा जो होता है वो होता है 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व। जब आपका कोई भी यहाँ पे साइन पृथ्वी तत्व का है तो आपको वो काम करने चाहिए जो एक जगह टिक जाएं, जैसे पेड़ लगाना, किसी का घर बनाना। ठीक है। किसी की ऐसी चीज़ की जो सदियाँ सदियाँ चलनी है, तो मैं सीधा सीधा फिर बात करती हूँ कि भाई पेड़ लगाओ, प्लांट्स लगाओ, जितना लगा सकते हो, वो चलनी है सदियाँ सदियाँ। ठीक है। अब जिनकी वायु तत्व की राशियाँ हैं 8th हाउस में 3, 7, 11, उन लोगों को क्या करना चाहिए? चैंटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करनी चाहिए। जितने भी 3, 7, 11 वाले लोग हैं इनको चैंटिंग करनी बहुत पसंद होती है। तो अगर आप धूप अगरबत्ती करते हैं, इन प्लैनेट्स को धूप अगरबत्ती देते हो, जो भी वायु में उड़ने वाली चीज़ें हैं वो करते हो, तो फिर आपको बेनिफिट ज़रूर होता है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, और बाकी सिर्फ एक भाव आपको बहुत कुछ, सारा कुछ नहीं दे सकता है। मल्टीपल प्लैनेट्स जो है बाकी भावों के जुड़े होते हैं साथ में, उन सभी का कोलैबोरेट करके आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, इतना वंडरफुल आपने हमारा सेशन रहा एंड इतने अच्छे से आपने चीज़ों को डिफ़ाइन किया, हमें समझाया, इवन हमारी ऑडियंस तक आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने डिलीवर की। एंड अगर हमारी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।